Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, sir. Great. How's everything? Sir, with the blessing of Allah Ta'ala, everything is fine, sir. How are you, sir? All good, alhamdulillah. अच्छा भाई, कुछ बच्चे हैं जिनका मैंने ये कहा था, जीसीआर पे पुट किया था कि भाई अगर आपके एलएमएस पे वो नंबर शो नहीं हो रहे जो आपको जीसीआर पे अवार्ड हुए हैं, तो आप जरूर वहां पे अपनी नाम और आईडी का नाम लिख दीजिए। तो स्टिल बहुत सारे बच्चों के नंबर नहीं लगे हुए और वो उन्होंने नहीं भी लिखा हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम लोग जरा दोबारा वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, और अगर आपका नाम और वो नहीं, वहाँ आपको एलएमएस पे नंबर नहीं नजर आ रहा, तो जीसीआर पे लिख दीजिए ताकि वो अपडेट हो जाए। और अब तो कम -2 एम ही हो जाएंगे क्योंकि वो डेडलाइन भी पास हो गई है। लेकिन चले -2 होके भी कुछ नंबर मिल जाएंगे ना, अभी तो 0 मिला हुआ है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, ओके सर। सर, आपकी ऑनलाइन ऑन कैंपस कब क्लास होगी, लाइक इफ इट पॉसिबल? अभी तो वो ऑन कैंपस जो हो रही थी वो भी बंद होने जा रही हैं। मेरा ख्याल है आज कल से वो पोस्टपोन हो जाएंगी क्योंकि वो लेटर आ गया है एचईसी की तरफ से। मींस सर कल लास्ट क्लास होगी हमारी? आज या कल शुड बी लास्ट क्लास। सर आई गेस टुमारो शुड बी लास्ट क्लास। सिर्फ एफआईपीस को अलाउ कर रहे हैं आप। सर जीसीआर पे क्या करना है? 0 मार्क्स आए तो? जी क्या कह रहे हैं सर 0 मार्क्स है तो अगर एलएमएस पे मार्क्स नहीं है तो जीसीआर पे क्या करना था? आप देख लीजिए ना बेटा, मैंने 4 दफा ये लिखा है कि अपना नाम, आपकी स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी लिख दीजिए एज कमेंट। सर जो अटेंडेंस लिखते हैं वहीं पे? नहीं बेटा, जो पोस्ट डाली गई है, तो आप लोग बिल्कुल अपनी ईमेल्स देखते ही नहीं है, यू नो दिस। मैं हैरान हूँ कि ऐसे कैसे आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। एक्चुअली सर लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था ना एलएमएस चेक करने के लिए, तो उस पर कहे थे कि आप अपनी जेपीजी में एक तस्वीर सेंड करो, तो फिर करें उसमें जो भी वो कह रहा है वो करे ना। अभी तो आपने 2 असाइनमेंट और 1 प्रोजेक्ट एलएमएस पे ही देना है। अगले 3 हफ्ते आपकी सबमिशन है बुक को, यानी कि कमिंग बुक को भी एक सबमिशन है, उसके बाद भी एक सबमिशन है, उसके बाद भी एक सबमिशन है, उसके बाद फाइनल एग्जाम। ये चारों चीजें एलएमएस पे ही होनी है। आप में से कितनों को ये पता चल चुका है कि मैंने आपको एलएमएस पे 2 असाइनमेंट और 1 प्रोजेक्ट दे दिया है? पता ही ये बात आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोगों का एलएमएस पे नजर आ रहे हैं वो? वेरी फ्यू यस ना, इसका मतलब मेजॉरिटी को ये भी नहीं पता कि उन्हें असाइनमेंट्स दिए जा चुके हैं। भाई ये ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो द ओनली सोर्स with which we need to communicate and we should be really concerned about is our email, है ना? मतलब ऐसे ही रोज की ईमेल आदमी चेक कर ले यार। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सब लोग जाके सबसे पहले तो जिन्होंने नहीं देखा है वो कम से कम जाके अपना एलएमएस खोलें और अपने मार्क्स भी देखें। अगर मार्क्स नहीं हैं तो मुझे आज ही बताएं। -2 के साथ अभी भी अपलोड हो सकते हैं, उसके बाद नहीं होंगे। और मार्क्स 0 है। हाँ, मुझे यहाँ ना बताएं यार, कैसे समझाया सर। जीसीआर पे जाइए, जहां ये लिखा हुआ था कि जिनके मार्क्स 0 हैं वो नीचे कमेंट में अपनी नाम और आईडी लिखें, वहां पे लिख दें अपना नाम, स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी। ठीक हो गया जी? यस सर। और उसके साथ जाके अपने असाइनमेंट्स जो 2 अपलोड हुए हैं उनको देख लीजिए, प्रोजेक्ट को देख लीजिए कि आपको वो नजर आ रहा है, वहीं पे आपने सबमिट करना है। ठीक है जी? और आपका फाइनल एग्जाम भी वहीं होना है। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका एलएमएस नहीं
एक्सेस हो पा रहा तो आप वो नहीं दे पाएंगे और मैं किसी और तरह से एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो प्लीज वो 0 मार्क हो जाएंगे, तो इसका ख्याल रखिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। फॉर द सेक ऑफ बहुत मेहरबानी आपकी, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही? जी सर। ओके, तो ये मेरा LMS का एक्सेस है, ठीक है। तो ये सारे कोर्स हैं। फॉर एन एग्जांपल आज जो आपकी 3-4 आईडीज चलती हैं, मेरे ख्याल से 940 अभी कुछ बच्चों की आईडीज चल होगी, तो 940 पे आपको ये 3 चीजें नजर आनी चाहिए। दिस इज असाइनमेंट 1। हालांकि ये पहले भी दे दिया गया था लेकिन इसकी डेडलाइन आज की बजाय मैंने आगे बढ़ा दी। इसमें आपने क्या करना है, डॉक्टर रैंडी पॉश का लास्ट लेक्चर देखना है जो कि इस लिंक पे मौजूद है, और आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट जमा करना है जिसमें आपने 5 लेसन मुझे बताने जो आपने उस लेक्चर से सीखे हैं, ठीक है। दिस इज ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। इसकी सबमिशन जो है वो 14 तारीख की है, ठीक है जी, यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे की। ओके सर। हाँ, ये नहीं, ये वेडनेसडे वाली आईडी नहीं है, इसलिए इसमें 12 लिखा हुआ आ रहा है। तो हम कोई ऐसी आईडी देख लेते हैं कि जिसमें हम कोई ऐसी आईडी देख लेते हैं जिसमें आज के बच्चे हों ना। दैट वुड बी एनीवन। आपकी आईडी कोई बता सकते हैं? 920, ओके, 920 या 921 कुछ भी, या 922, ये आज की आईडी है, ठीक है जी। तो इसकी डेडलाइन आपके पास क्या आ रही है? पहले रैंडी पॉश वाले की इसकी 14th आ रही है, यानी कि 1 हफ्ते बाद, सही है जी। उसके बाद जो दूसरा आपका असाइनमेंट है उसमें आपने क्या करना है कि एक एनिमेशन है हु मूव्ड माय चीज जो कि इस लिंक पे अवेलेबल है, उसको आपने देखना है। इज जस्ट अ 15 मिनट एनिमेशन, और आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट जमा करना है कि आपने क्या 5 लेसन सीखे इससे, ठीक है जी। इज दैट क्लियर पीपल? यस और इसकी सबमिशन है 21। जी जनाब, कहिए। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज कहिए। सर ये लेसन्स के हमने पहले उसकी हेडिंग डालनी है कि ये लेसन सीखा है, उसमें कितने वर्ड्स लिखे? बस जितने में आप समझा पाए। ओके सर। सर पॉइंट वाइज लिखें? जी 5 पैराग्राफ लिखने हैं आपने। आखिरी जनाब जो आपका प्रोजेक्ट है उसको जरा गौर से समझ लीजिए। मैं इससे बात समझाने को तैयार हूँ, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, प्रोजेक्ट क्या है कि राइट योर विजन इन 3 रोल्स। कौन से 3 रोल्स? कि एक प्रोफेशनल का, एक सन या डॉटर का, ठीक है जी, और फिर एक हस्बैंड या वाइफ का। तो ये 3 रोल्स में आपने विजन लिखना है, और हर रोल में आपने कितने टाइम फ्रेम्स लेने हैं? 5, यानी कि 2021 से शुरू करके तो 30 इयर्स डाउन द रोड, फिर 20 इयर्स डाउन द रोड, फिर 10 इयर्स डाउन द रोड, फिर 5 इयर्स एंड 1 ईयर। और हर टाइम फ्रेम में आपने 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये नीचे लिख के दिखा दिया कि आपका रोल प्रोफेशनल है, तो सबसे पहले आप प्रोफेशनल रोल में 30 इयर्स डाउन द रोड का विजन लिखेंगे, यानी कि 2051 में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं एज प्रोफेशनल। तो आप 3 स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है जी, कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। फिर इसको देखते हुए 20 इयर्स पे कहाँ आप पहुंचेंगे, यानी कि 2041, उसमें आप क्या कर रहे होंगे। देन फिर आप 10 इयर्स डाउन द रोड 2031 में क्या कर रहे होंगे एज प्रोफेशनल। देन 5 इयर्स डाउन द रोड 2026 में क्या कर रहे होंगे, और आखिर में 1 ईयर डाउन द रोड यानी कि 2022 में आप क्या कर रहे होंगे, ठीक है। और ईच रोल आपने ये लिख लिया। अब यही काम जो आपने अभी प्रोफेशनल के लिए लिखा है, यही काम आपने सन या डॉटर के लिए लिखना है,
जो भी आप हैं, और यही काम आपने हस्बैंड या वाइफ के लिए के रोल के लिए लिखना है जो भी आप होने चाहेंगे। समझ आ गई बात? यस सर। सर तमाम विजन एक जैसे होना चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं हम? मतलब सन के लिए अलग विजन, डॉटर के लिए अलग, या ऐसे ये सबके लिए एक ही विजन हो? भाई आप डॉटर के लिए क्यों लिखेंगे विजन? आप तो सन है ना। लाइक तो कोई नहीं यार, आई शुडंट बी लाफिंग। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? भाई हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं आप सन है, ठीक है, तो आप सन का विजन लिखेंगे ना, इसी तरह आप हस्बैंड का विजन लिखेंगे ना। सर फॉर एन एग्जांपल ये पूछ रहे हैं सर। हाँ तो फॉर आप पूछ लीजिए, चलिए वो नहीं पूछ पा रहे, आप पूछ लीजिए। सर इनके कहने का मतलब है कि ये सारे विजन डिफरेंट होने चाहिए, या इनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए या एक जैसे? यार ये आपकी जिंदगी है कि मेरी जिंदगी है? सिकंदर भाई बताए। आपकी जिंदगी है ना। हम आपको ये कैसे बता दें कि आपका सन के विजन में आप क्या कुछ करना चाहते हैं? हम कैसे बता सकते हैं आप? यस सर। या आप एज प्रोफेशनल क्या कुछ करना चाहते हैं ये तो आप जानते हैं ना सर। ओके सर। Sir, what were your vision about son and husband? माय विजन? Yes, sir, your. यार ये तो बड़ी पर्सनल बात है, लेकिन बहरहाल मैं किसी हद तक बता देता हूँ कि इट्स नॉट मोर अबाउट, भाई देखिए हम देखिए हमारे विजन को ना साउंड आइडियोलॉजी से ड्राइव होना चाहिए। अब साउंड आइडियोलॉजी तो आपको समझ आती है ना। जी सर। तो साउंड आइडियोलॉजी से ड्राइव होना चाहिए, तो उसमें इतनी मिसालें हैं और कोई इतना डिमांडिंग रोल है ये सन और डॉटर का कि इसमें तो हम उल्टे भी खड़े रहना सारी जिंदगी तो भी पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस जो हो सके यार वो कर लो, ठीक है, जो हो सके वो कर जाओ और वो कम है। Let me share you this. A man came to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He said कि मुझे अगर दुनिया में किसी शख्स से सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बात करनी हो, यानी कि सबसे ज्यादा मतलब शक्कर घोल के बात करनी हो, तो वो कौन है जिसपे मेरे ऊपर सबसे ज्यादा आ गया कि मैं उससे जिस कदर अच्छी तरह बात कर सकूं करूं। तो आप साइड के भाई तुम्हारी माँ है। तो उसने कहा ठीक है या रसूलल्लाह, अच्छा अब आप मुझे बताएं दूसरे नंबर पे किससे ऐसे बात करूं? ठीक है, माँ से तो सबसे ज्यादा करूं, उसके बाद किससे करूं? तो एवरीवन वाज थिंकिंग कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड से कि वो तुम्हारा बाप होगा, राइट? दैट्स व्हाट यू वर थिंकिंग एज वेल। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि अगर दूसरे नंबर पे भी करना है तो भी तुम्हारी माँ है। समझ रहे हो बच्चों? इट इज दैट डिमांडिंग। अब आपको तो अंडे आलू ही नहीं समझ आते, तो उसी वक्त आप अम्मा को बोल रहे अम्मा क्या है यार रोज ये बना देती है ना। जी बेटा कहिए। सर ये एक दफा वाइफ और हस्बैंड वाइफ में ये बता देंगे क्या किस तरह से लिखना है? भाई देखिए 2051 में यू आर वाइफ टू समवन, तो उस वक्त आपका क्या विजन है कि क्या क्या कर रहे होंगे आप लोग, किस तरह यू आर बाइंडिंग द फैमिली, क्या क्या करेंगी, व्हाट वुड बी योर रोल एज अ वाइफ इन 2051, 30 years डाउन द रोड, है ना? हो सकता है बच्चों की शादी का सोच रही हो आप उस वक्त, है ना? सर पता नहीं जिंदा ही ना हो। हाँ तो जिंदा तो ना होने का तो कल का नहीं पता भैया। सर ये भी आज की क्लास खत्म है और आप कर पाएंगे या नहीं इसका भी नहीं पता ना। जी सर। तो हम तो प्लान कर रहे हैं और हम प्लान इसके लिए कर रहे हैं कि प्लान करना हमारे दीन ने हमें मना नहीं किया। सर फैमिली प्लानिंग में लिखनी है? हाँ, 4 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, 15। आई वॉज डूइंग ए वर्कशॉप जिसमें मेरी जिंदगी में बड़ा फर्क आया वे बैक इन 2008, ठीक है? तो उसमें वो विजन में उन्होंने पूछा कि भाई आपके भाई क्या विजन है कितने बच्चों का? अब एवरीवन वाज कंफ्यूज्ड, लाइक आई हैड 1 son एट दैट टाइम, ठीक है?
तो एक साहब थे जो कि वजह कदा से लगते थे कि बहुत बड़ी सी पगड़ी बांधी हुई, ये बाहर की बात है, ठीक है। तो वो मतलब पाकिस्तानी ओरिजिन लेकिन कहीं और दूर के सबब से, तो उनसे तारुफ हुआ तो उन्होंने बताया कि वो बलूचिस्तान के किसी इलाके से ताल्लुक। तो उनसे पूछा भैया आपका बच्चों का क्या विजन है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, ऐसे बड़ा प्रिसाइसली उन्होंने बताया था कि इतने बेटे इतनी बेटियां और इतनी बीवियों से, वेरी प्रिसाइज, एंड ही वाज एक्चुअली यंगर देन मी एट दैट टाइम। तो और उसका उन्होंने पूरा रीजन दिया कि ये मेरे कारोबार हैं या होंगे जो अब्बा से मुझे मिलेंगे, तो ये इतने बेटे इस कारोबार को देखेंगे, इतने बेटे इसको देखेंगे, बेटियों को यही मिल जाएगा, ऐसा। तो बिल्कुल अगर आप प्रिसाइज होना चाहें तो बिल्कुल लिख दीजिए। ओके सर। सर चैट पढ़िएगा प्लीज। ऐसा क्या लिख दिया आपने चैट में? वाह, गहरी बात है सर। नहीं ये बिल्कुल बेसिक बात है। और देखिए अब्बास साहब, हमें ये कैसे, हमारे पास तो कोई फ्यूचर में देखने का रास्ता नहीं है ना। मतलब जो चीज हमारे सामने, हम तो उसी पे बात कर सकते हैं। तो यकीनन हमें ये नहीं पता चल सकता कि 30 साल बाद या 20 साल बाद या 10 साल बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही ना सर। लेकिन हमें ये तो 100% पता चल सकता है ना कि हम क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। There's a difference। आप यूं सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँगा, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये सोचिए कि अगर आपको ये अलाउ कर दिया जाए कि यू विल शेप योर लाइफ, तो आप उसको कैसे शेप करना चाहेंगे, या आपके हाथ में हो तो आप कैसे शेप करेंगे। ठीक है, तो वो जो कुछ आप करेंगे वो आप मुझे बता दीजिए। That's what I'm saying। आपको ये बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा जी, दूसरा सवाल एक साहब ने पूछा कि भाई ये 1 और 5 साल के विजन में शादी का कहां से आ गया? ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप 1 साल बाद शादी कर लें या 5 साल बाद शादी कर लें। हम ये कह रहे हैं उस रोल के लिए आप क्या प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो इफ यू अलाउ मी टू से कि कुछ जो कर रहे होंगे वो ना भी लिखें, जो ना करना चाहिए आपको वो लिख दें, तो प्रिपेयर। सही है, मतलब आप अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं, आप इमोशनली एक स्टेबल इंसान बन रहे हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने जा रहे हैं। ये सब चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ रिलेशनशिप गोइंग, जो कि आपको इस वक्त करनी। आगे एक बेहतर इंसान बनना है भाई, डिग्री के बगैर तो तुम्हें कुछ कहाँ से शादी वादी होगी। ठीक है, आजकल डिग्री नौकरी के लिए नहीं चाहिए होती कंप्यूटर साइंस वालों को, वो तो उनको वैसी स्टार्टअप बगैर डिग्री के दे देते हैं। शादी के लिए, रिश्ता जाने के लिए नौकरी चाहिए भाई, मतलब डिग्री चाहिए। तो एंगर मैनेजमेंट, यस अब्दुल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। ठीक है जी, तो ये लिखना है कि हाउ वुड यू बी प्रिपेयरिंग। क्लियर हो गया? यस सर। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे फिर भी प्लीज ये बता दीजिए, आप में से कितने लोगों ने अब तक वो नहीं किया है। देखें, एक साहब, मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कायनात हसन ने लिख दिया कि मेरे नाम नहीं लिखे, अली अल्ताफ ने लिख दिया, शाजुर खान ने अपनी क्लास आईडी वगैरह लिख दी है, और उनजिला ने लिख दिया है। और मेरे भी लिख दिया। आपने वहां लिख दिया है, जीसीआर पे लिख दिया है, हमने भी लिख दिया। शाजुर खान ने दोबारा लिख दिया है। हाँ जी, तो आप लोग आज चेक करके आज ही लिख दें ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। अटेंडेंस लगा दीजिए जाके। नहीं भाई अब्दुल हमीद साहब, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको एक दफा ना गो थ्रू करा देता हूँ व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पेपर, ताकि फाइनल के लिए आपको थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है अब्दुल हमीद साहब का, कि कह रहे हैं कि थोड़ा सा गो थ्रू करा दें कि नंबर किस चीज पे कटे, which is very nice। ओके, तो किसका खोलना है भाई पेपर? हाँ भाई,
सर एनोनिमसली खोल लेते आप। तो इसके Anonymously अंदर नवीद आपके तो अभी तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो ना? सर मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, मेरे उसके मिड टर्म के मार्क्स 15 आ रहे थे, लेकिन आज चेक किया तो 0 हो गए वो। LMS पे? जी सर। हाँ तो आप फौरन उस पे लिख दीजिए ना, आप लिख मैं दीजिए लिख कि देता पहले जनाब आ रहे थे अब नहीं आ रहे, ये मेरी आईडी है देख लें। असल में ये स्टाफ डाल रहा होता है ना ये सब चीजें, तो कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये आज ही हो सकता है, बस इसको जल्द से जल्द कर लें। चले जी, हम वी आर नॉट नेसेसरीली बी ओपनिंग एनीवन्स पेपर, वो तो अच्छा जी। ये अब्दुल हमीद साहब ने तो शायद पेपर ही नहीं डाला हुआ। सर किसी का भी खोल लें। नहीं, मैं ये चाह नहीं रहा था कि रिप्लाईज दिखाऊं, क्योंकि दैट इज सॉर्ट ऑफ अ प्रोप्राइटरी थिंग टू एनीवन। मतलब या तो सबके पेपर दिखाएं या किसी एक का भी नहीं दिखाए ना, ऐसा मुझे लगता है। यस, बस मैं चाह रहा था क्वेश्चन पेपर मुझे दिख जाए तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला सवाल था जो 5 नंबर का था, एंड पेपर वाज लाइक 20 मार्क्स, तो दिस क्वेश्चन हैड अ वेटेज ऑफ ऑलमोस्ट 25% मार्क्स। ठीक है, इसमें आपको 3 विजन स्टेटमेंट्स दिए गए थे, और इन 3 विजन स्टेटमेंट्स में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे इवैल्यूएशन का कहा गया था। ठीक है जी, वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? कंक्रीटनेस, नोबिलिटी, अटेनेबिलिटी, क्लैरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है जी। अब इसी चीज को अगर हम देखें तो मैं क्या चाहता था कि ये जवाब कैसे मिले। मैं ये चाहता था ये जवाब ऐसे मिले कि आप 10 इयर्स के विजन को इवेलुएट करें कंक्रीटनेस पे, नोबिलिटी पे, अटेनेबिलिटी, क्लैरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी पे, और उस पे नंबर असाइन करें। आप बोलें कॉम्प्लेक्सिटी 6 में से 10, उसका रीजन। नोबिलिटी 5 में से 10, उसका रीजन। अटेनेबिलिटी 3 में से 10, उसका रीजन। इस तरह आप एक पॉइंट करें, फिर इसी तरह दूसरा पॉइंट करें, इसी तरह तीसरा पॉइंट करें। ये जो मैंने तरीका बताया है, लाइक 2% बच्चों के अलावा किसी ने भी ऐसा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने अलग अलग तरह से एक टेबल बना दिया, तो कोई रीजन नहीं लिखा। अच्छा, रीजन लिखा तो तीनों का एक साथ जज करके रीजन लिख दिया। ये तो बिल्कुल अलग अलग थे ना। देखिए अंग्रेजी पढ़े, इवैल्यूएट दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, तो वो अलग अलग था। इम्प्रूव, अच्छा किसी ने रीजन दे दिया तो किसी ने भी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट नहीं की। इट वाज रिटन एंड क्लियरली सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स, ये किसी ने भी नहीं किया। ठीक है सर आप ऐसा करें, मेरा पेपर खोल के ऐसे एक्सप्लेन कर दें। जी जी, मैं मेरी मिस्टेक्स भी पता लग जाएंगी और सबकी हेल्प भी हो जाएगी। ये हम 1 to 1 कर सकते हैं पब्लिकली। आई डोंट थिंक दिस इज राइट। ठीक है, वो हम 1 to 1 कर देंगे। आगे आ जाइए। अब एक दूसरे सवाल में हम ये बात कर रहे हैं कि एक बच्चा है जो कि फर्स्ट टर्म का है। ठीक है, और उसकी वॉस बख्श साहब, आप प्लीज जीसीआर पे ये बात लिख दें। यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं है, अपनी आईडी के साथ ये बात जीसीआर पे लिख दीजिए। अच्छा जी, एक बच्चा है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और उसे अपनी डिग्री चाहिए कितनी जीपीए पे भाई? 3.5 सीजीपीए पे। ठीक है जी। अब आपने उसको बताना है कि भाई कोई चीज होती है मैंडेटेड रोल, कोई चीज होती है इलेक्टेड रोल। ठीक है, और उसके साथ आपने उसके लिए इन रोल्स को फाइनलाइज करना है। अच्छा, अब हुआ क्या, कोई किसी ने ये लिख दिया कि ये मैंडेटेड रोल ये होते हैं, इलेक्टेड रोल ये होते हैं, मतलब उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उस बच्चे के लिए फाइनल नहीं किए कि एक ऐसा आदमी जिसको 3.5 सीजीपीए चाहिए डिग्री के बाद, तो उसके रोल्स क्या होंगे। ठीक है ना, तो या तो वो एग्जैक्टली रोल्स उन्होंने नहीं लिखे लोगों ने, या फिर अगर रोल्स लिख दिए तो वो जो डिस्कशन कैरी करना थी वो डिस्कशन कैरी नहीं हुई। ये रह गया मामला। तीसरे सवाल पे आ जाए। तीसरा सवाल बहुत आसान था। तीसरे सवाल में तो सिर्फ, इनफैक्ट ये तीनों ही सवाल बहुत आसान थे। चौथे सवाल में थोड़ी सी ट्रिक थी।
लेकिन 3 सवाल बिल्कुल आसान थे। सर वॉइस बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, सबका ऐसे ही मसला है? कुछ बेहतर हुई? नो सर, क्लियर है। ओके, क्लियर है सर। ठीक। तो तीसरे सवाल में हमें ये करना था कि भाई जिस तरह लोगों के मुख्तलिफ पैराडाइम थे और वो आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए जैसे जैसे नॉलेज आती गई, तो इस तरह और वो नेगेटिव पैराडाइम हमें बहुत सारी चीजें करने से रोकते रहे, क्योंकि इसमें एग्जांपल आपके सामने ये लिखी भी है कि हम ये सोचते रहे कि दुनिया जो फ्लैट है तो इसलिए हम किश्ती पे आगे नहीं गए कभी कि ये जैसे ही वो फ्लैट सरफेस खत्म होगी तो गिर जाएंगे। और इस चीज ने दुनिया को एक बहुत बड़े अरसे तक डिस्कवर होने से रोके रखा। तो इस एग्जाम्पल को बेस बना के आपसे पूछा ये गया कि आप हमें ये बताइए कि जी किस तरह पॉजिटिव पैराडाइम आपके अंदर से इट ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ यू, नेगेटिव पैराडाइम कैसे आपको लिमिट करते हैं। तो आपसे ये कहा गया कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पैराडाइम अपने बता दीजिए, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि ये पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है। साथ जाहिर है आपको ये लिखना था कि पॉजिटिव है तो उससे आपको क्या स्ट्रेंथ्स मिली और नेगेटिव है तो उसने आपको कैसे लिमिट किया। फिर आगे ये बताना था कि जो नेगेटिव पैराडाइम है इनको आप कैसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएंगे, चेंज करेंगे। लेकिन स्टिल इट वाज प्लेन थिंग कि आप बोले आपकी अपनी मर्जी थी, आप लिखते कि जी मेरा ये नेगेटिव पैराडाइम है, इसने मुझे ऐसे ऐसे लिमिट किया और मैं इसको ऐसे बदल रहा हूँ ताकि मैं ठीक हो जाऊं। तो इट वाज अ स्ट्रेट क्वेश्चन अगेन। आखिरी जो सवाल है वो था कि जिसमें एक बंदा है वो क्लास में प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो बंदा है वो क्या करने जा रहा है कि वो उसको कंफ्यूज करने की इंटेंशंस रखता है, ठीक है जी। और उस इंटेंशंस की वजह से वो उससे ऐसे सवाल कर रहा है जो उससे वो नहीं दे पाया और उसके नंबर कम आ गए। अब इसमें पूछा ये था कि पर्सनल बैंक अकाउंट के विड्रॉल्स क्या हो गए, ठीक है, दोनों के। अब इसमें जो कैच था ना, ये वाहिद सवाल था जिसमें कैच था और वो किसी ने भी नहीं पकड़ा। वो कैच ये था कि शाह वाज ऑलरेडी इल इंटेंशन्ड, ठीक है, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन इल इंटेंशन में उसको कामयाबी हुई। तो मुझे किसी भी चीज में जब कामयाबी होती है तो मेरे विड्रॉल नहीं होते, मेरे डिपॉजिट होते हैं। समझिएगा बात को, जब मुझे किसी भी चीज में कामयाबी होती है तो इट्स एक्चुअली अ डिपॉजिट टू माय अकाउंट रादर देन अ विड्रॉल। हाँ, वो अकाउंट ही मेरा गलत था, यानी कि शाह वाज इल इंटेंशन, तो वो उसका एक नेगेटिव अकाउंट था, लेकिन बहरहाल उसमें डिपॉजिट हुए। तो इसका पहला जवाब ये बनता था कि जी शहजाद के तो ये विड्रॉल हो गए, यानी उसने अपने आप को वीक समझा, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, उसका ट्रस्ट लेवल दोस्त पे से चला गया, वो आइंदा किसी इंसान पे भरोसा नहीं करेगा, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन आपको लिखना ये था कि शहाब का कुछ विड्रॉल नहीं हुआ, शहाब का डिपॉजिट हुआ, लेकिन इन अ सेंस ये उसके लिए गलत क्यों हुआ, क्योंकि उसका ईमान इस बात पे बढ़ गया कि वो इल इंटेंशन के साथ जिंदगी गुजार सकता है। आप बात समझ रहे हैं? ये समझ आ गया, ठीक है जी। और फिर आपने ये बताना था कि शहजाद अगर एक पॉजिटिव पर्सन है, एक प्रोएक्टिव पर्सन है, तो फिर वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। तो ये एक प्रोएक्टिव वाले एटीट्यूड को लेके वो सारी गुफ्तगू आपको यहाँ पे करनी थी। समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों ने एक सवाल कॉपी किया, किसी ने 2 सवाल कॉपी किए, किसी ने माशाल्लाह पूरे का पूरा कॉपी किया। फिलहाल मैंने ये कहा कि अच्छा भाई, मैंने पहले, अब ये सिंपल उसकी बात है ना कि जिसका पेपर मेरे सामने पहले आ गया, अब पॉलिसी तो ये कहती है कि मैं दोनों को 0 करूं, लेकिन मैंने कहा बीइंग ए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट और वो भी ऑनलाइन पढ़ना, ऑलरेडी देयर इज टू मच गोइंग ऑन फॉर द स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा कि अच्छा, अब जो अगला जो मेरे सामने किसी हद तक सिमिलर पेपर आया तो उसको मैंने कुछ नंबर कम दिए, फिर तीसरा पेपर आया तो उसको कुछ और कम नंबर दिए। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मोर और लेस सेम पेपर, मोर और लेस, नॉट एग्जैक्टली सेम, मोर और लेस सेम पेपर पे एक बच्चे को 16 मिले, एक को 15, एक को 14। समझ रहे आ रही है बात को? लेकिन उसको आप कंप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि अगर मैं वाकईतन यूनिवर्सिटी की पॉलिसी अपनाऊं तो मुझे आप तीनों को 0 करना चाहिए। और ये तो मेरे पास तो पूरी रिपोर्ट्स आई, क्योंकि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप सबके पेपर मैंने एक फोल्डर में डाले, उसने मुझे सिमिलैरिटी दे दी कि इस फाइल की इस फाइल से इतनी % सिमिलैरिटी है। मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं था ना, मुझे पेपर पढ़ने ही नहीं थे, मैं तो सिमिलैरिटी रिपोर्ट पे 0 1 लगा सकता था। लेकिन आई थिंक इट्स ऑलरेडी वेरी टफ फॉर द पेरेंट्स, इज ऑलरेडी वेरी टफ फॉर अ फर्स्ट टाइम स्टूडेंट। तो सीनियर्स के साथ हमने ऐसा किया। मैंने इस दफा अपने पीएचडी के कोर्स में जिसमें सिर्फ 14 बच्चे थे, उनमें से 7 बच्चों को मैंने 0 मार्क कर दिया। ठीक है, और बहरहाल वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं है, आप लोगों से कोई 10-10 साल बड़े होंगे, लेकिन बहरहाल दीज आर माय स्टूडेंट्स, और मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो ऐसा करें, लेकिन मैं आप लोगों से भी नहीं करता था। और एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे बच्चों की जिन्होंने नहीं भी किया। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो मंडे की क्लास में एक बात सामने आई, वो ये आई कि फॉर सम इट बिकम्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन ठीक है भाई, गेहूं के साथ खून पिसता है। वो अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ कि सपोज कीजिए जिसने चीटिंग कराई थी उसका नाम था मोहम्मद कबीर खान, ठीक है, और जिन साहब को चीटिंग कराई थी उनका नाम था अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला साहब को उसी पेपर में 16 मिल गए। बाय द टाइम हम मोहम्मद कबीर खान पे आए तो वो 3 लोगों का और पेपर वैसे ही हो चुका था, तो कबीर साहब को मिल गए 11 नंबर, और शायद उन्होंने ही वो सब कराया था। आप बात समझ रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है जी, मेरा मशवरा ये होगा कि अभी अपने उसको छोड़ दीजिए मिड टर्म्स को, और आगे आपको अगले 3 हफ्ते में 30 नंबर की मार्किंग होनी। 30 नंबर की मार्किंग हो चुकी है। 30 नंबर की मार्किंग होनी है कैसे? 2 असाइनमेंट है 5-5 नंबर, एक असाइनमेंट है 7 नंबर का, एक है 3 नंबर का, और उसके बाद 20 नंबर का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद फाइनल है। तो फॉरगेट अबाउट मिड टर्म्स, ठीक है, लेकिन focus on the assessments that are coming your way in coming 3 weeks. मतलब अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो if you can put your foot down and say or bow your head and dive into the work, तो अभी भी you can easily secure an A or at least a B+. ठीक है, तो अगर अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, nothing is lost yet, nothing। ठीक है, तो push yourself up और उसको पकड़ें। Alright people. सर असाइनमेंट के अंदर आपको पॉइंट्स लिखने हैं या पैराग्राफ लिखने हैं? What's the difference it's gonna make? Points भी पैराग्राफ ही होते हैं ना? नहीं सर, जैसे की पॉइंट्स नहीं होते, छोटे पॉइंट्स है, आप सिर्फ जो आपने सिर्फ स्पेसिफिक लेसन लर्न किया या तो फिर आप पूरा डिस्क्राइब करें। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। देखिए, आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि आपने क्या लेसन लर्न किया विद वन स्टेटमेंट? आप ये कह सकते हैं कि ये जुमला मुझे उसका पसंद आया, ये तो नहीं पूछा गया भाई लेसन क्या लर्न किया, उसके लिए यू नीड टू एक्सप्लेन। समझ आ रही है बात आपको? ओके, सो अब हम आ जाते हैं लेक्चर की तरफ। सर इनमें से 7 नंबर का असाइनमेंट कौन सा है और 3 नंबर का कौन सा है? वो असाइनमेंट देख के आपको पता चल जाएगा सर। सर मैंने मैसेज कर दिया है सर जीसीआर पर। आपने अब तक क्यों नहीं किया था? आपको पता है 2 नंबर माइनस होंगे जो मिले हुए उससे भी। सर पहले ही इतने कम है सर, आप और कर देंगे माइनस तो नहीं सर, मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं अपने नंबर का। सर मैंने मैसेज ऑलरेडी किया हुआ था बट हुआ मुझे पता नहीं था। जीसीआर में तो मेरे मार्क्स शो हो गए तो मैंने नहीं, तो आप क्यों नहीं देख रहे? क्यों? The only source with which the connectivity is going in a digital classroom is your email. सर मेरे इशू का बता दे। तो आपको देखना चाहिए ना सर। सर मैंने मैसेज किया हुआ है बट आपको व्हाट्सएप पे भी मैंने कांटेक्ट किया बट सर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है मेरा। नहीं, आप मुझे बताइए कहाँ है आपका आईडी, कहाँ आपने नंबर नाम पुट किया अपना? सर जीसीआर पे जहाँ पे आपने डाला है वहाँ पे मैंने कमेंट किया है। क्या नाम है आपका? भी डाली। क्या नाम है? अली मोहम्मद। कब आपने कमेंट किया सर? सर मैंने कमेंट
मतलब स्टूडेंट आईडी का तो आज आपको मैसेज आया था, तो आज मैंने स्टूडेंट आईडी का कमेंट किया। बगैर स्टूडेंट आईडी की कैसे हो सकता है? ये हाँ नंबर ना सर, वो मैं पढ़ने, भूल गया। नंबर ना पढ़, नहीं भूल कैसे गए? यू आर नॉट लिसनिंग। नहीं सर, स्टूडेंट आईडी डालना भूल गया, मैंने अपना नाम डाल दिया था। भाईजान आपने उससे ऊपर वो मैसेज पढ़ा, मैं आपको पढ़ देता हूँ। अंग्रेजी में लिखा है, लास्ट कॉल फॉर दी मार्क्स अपडेशन। ये 3 अप्रैल का मेरा मैसेज है आप तमाम अहबाब के गोश गुजारी मैंने किया। Last call for the marks updation. Please check your marks on LMS. If there's a difference in LMS marks and GSR marks, write your name, student ID, and class ID below. सर मैंने नेम तक पढ़ के ही जो है ना वो नेम डाल दिया बस। तो सर who's responsible if you're not reading it? सर घर में असल में सर फोत की हुई थी, तो थोड़े से मसले चल रहे थे, इसलिए सर चेक नहीं किया हमने। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है जी, लेकिन बेटा सर, you लेकिन- really need to learn. सर, लेकिन मेरे क्या शो बोले हो जा गए रहे? मैं कह रहा हूँ कि मेरे शो हो चुके थे, अब दोबारा जो है वो गायब हो चुके हैं, तो इसमें तो मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। हाँ, अगर ऐसा है तो वो तो हमें लॉग से पता चल जाएगा। आप लिख दीजिएगा ना कि मेरे पहले शो हो गए थे LMS में। वो लिख दिया सर, मैंने सब कुछ लिख दिया। सर मेरा तो अब क्विज भी नहीं हो रहा, तो उसका क्या होगा सर? क्या नहीं हो रहा? पहले वो मार्क्स नहीं थे ना मिड टर्म वाले, कमेंट के बाद भी, अब तो क्विज के भी 0 शो हो रहे हैं। क्विज के भी वापस लग जाएंगे? पहले आपके क्विज के मार्क्स लग गए थे? नहीं सर, मेरा 0 ही शो हो रहा है, मैंने आपको यही तो कहा। हाँ, तो अगर आपका 0 शो हो रहा है तो जैसे ही आपके LMS पे उसके मार्क्स लगेंगे वैसे ही क्विज के मार्क्स भी आ जाएंगे। वो इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है सर, तो मतलब मैंने कमेंट भी कर दिया, आपको मैसेज वगैरह भी कर दिया, तो हो जाएगा ना सर? मैसेज की जरूरत नहीं है, जस्ट कमेंट। मैसेज करने का नहीं कहा है किसी ने। सर मैंने GCR पे सर मैसेज किया आपको, मोहम्मद नुमान नंबर 13005। हाँ, 2 नंबर माइनस होने के बाद होगा। सर घर में फोत की हुई थी सर, नहीं करें ऐसा। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। सर हमने देखा नहीं सर वो लास्ट वाला मैसेज। बस तो ये देखना नहीं को सीखा है ना आज, क्यों नहीं देखा? आगे बढ़ ले सर। जी सर। अच्छा यार देखो, ठीक है ना, वैसे लेट मी सी के मैं क्या कर सकता हूँ। I'll try it. सही करें सेकंड स्लॉट में भी क्लास है हमारी यूनिवर्सिटी में। सर हाँ, सेकंड स्लॉट में क्लास है, आज आखिरी क्लास है। अच्छा जी, हम इसमें थे कॉन्कर द वर्ल्ड में हाउ टू विन रिलेशनशिप्स में। हमने लास्ट क्लास में 2 एरियाज पढ़े थे। एक हमने ये पढ़ा था कि हाउ टू थिंक विन विन, ठीक है, और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी कि ये सोच होना कि जी सर कहिए। सर आपने कहा था कि 1-to-1 पेपर डिस्कस करेंगे, तो वो कैसे करेंगे सर? मैंने ये कब कहा कि मैं करेंगे? आपने पेपर समटाइम्स हाँ जी, आपने जब पेपर डिस्कशन पे सर आप कहा था कि पेपर डिस्कस नहीं, वो मैंने एक तो आपको नहीं कहा था, वो किसी और को कहा था, और उसके बाद मैंने ये कहा था कि 1-to-1 पेपर डिस्कशन को फिलहाल छोड़ के आप लोग आगे बढ़ जाएं। सही है? ओके सर। जी, क्योंकि ये अगर मैं पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने आया, आप में से आधे से ज्यादा की क्लास की पूरे 0 हो जाएंगे मार्क्स, फॉरगेट इट। आगे समझ में? सर एक क्यूरी थी सर। जी सर पूछिए। सर पिछले 2 डेज से ये हो रहा है कि सर एक ऑनलाइन क्लास होती है और एक ऑन कैंपस क्लास होती है सर, उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही है सर कि सर वो ऑनलाइन क्लास सब बंद हो गई, सब बंद हो गई, आज सब बंद हो जाएंगी, कल से इट वुड बी ऑल ऑनलाइन। और सर फिर पेपर पे भी ऑनलाइन है? पेपर भी ऑनलाइन ही होंगे, 90% प्रोबेबिलिटी यही है। सर थैंक यू वेरी मच सर। ऑलराइट, सो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अगले 15 मिनट अपने सवालात को जैसा होल्ड कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद जो भी सवाल हैं वो पूछ लीजिए। अच्छा, हाउ टू विन रिलेशनशिप्स में हमने पिछली क्लास में 2 एरियाज को कवर किया। इसमें एक था कि जनाब विन सोचना, एक ऐसी सोच होना जिसमें हम ये सोच सकें कि मैं अकेले
नहीं जीत सकता या किसी को हरा के जीतना मकसूद नहीं है, बल्कि देयर इज अ सिनेरियो पॉसिबल जिसमें दो लोग एक साथ जीत जाएं। दूसरी बात ये हुई, दूसरा उसका एरिया ये बनता है कि अपनी बात को समझाने से पहले मुझे दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना होगा। अब इन दोनों सूरत हाल पे, इन दोनों सिनेरियोस को हम आगे बढ़वाते हैं। आज जो है वो दो एरियाज को देखेंगे, ठीक है जी। और ये एरिया भी हमारा इसी चीज को स्ट्रेंथन करेगा कि हाउ टू विन रिलेशनशिप्स। और जो आखिरी हमारी क्लास होगी वो होगी अगली क्लास, जिसमें हम हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर पे बात करेंगे। अच्छा, अब जब आपने विन विन सोच लिया, यानी कि आप उस जगह पे पहुंच गए हैं कि जब आप यकीन रखते हैं कि ये सब हो सकेगा, ठीक है जी, कि आप और हम एक साथ जीत सकते हैं, ऑल दैट, उस एक्सक्यूज मी। और फिर हम ये भी समझने लगे हैं कि हमें अपनी बात समझाने से पहले दूसरे की बात समझना जरूरी है, तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और हमारे लिसनिंग स्टाइल बेहतर हो चुका है, ऑल दैट। तो अब जरूरत इस बात की है कि जब हम सुनना शुरू कर गए हैं तो बहुत उम्मीद यह है कि हम सिनर्जी क्रिएट कर लें। तो व्हाट इज सिनर्जी? सिनर्जी ये है कि दो या दो से ज्यादा लोग जिनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, और जो कि लामहला होगा, दो लोगों के सोचने का अंदाज एक नहीं हो सकता, तो देयर वुड ऑलवेज बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। अब उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ सोसाइटी को मैच्योर ऐसे होना है कि लोग ये सीख सकें कि दे कैन डू गुड, दे कैन डू बेटर, है ना जी। और वो ये लोग कैसे सीख पाएंगे ऐसा? लोग इस तरह सीख पाएंगे ऐसा कि जब वो पहली दो तीन चीजें उनके दिमाग में आते हैं, यानी कि वो विन विन सोचने लगे, वो लिसनिंग अपनी इम्प्रूव कर लें, तो वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के उसको सेलिब्रेट करेंगे। अब ये बर्दाश्त करने और सेलिब्रेट करने का फर्क पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जी, एक तो ये है कि जियो और जीने दो, यानी कि you do what you think is right and I'll do what I think is right, but deep inside I believe that you are wrong and deep inside you believe that I am wrong। तो माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ तबकात हैं, इवन जो मजहब के बुनियाद पे अलग हुए हैं, या इवन एक मजहब के अंदर भी जो डिविजन्स हैं, उसमें 100% हमारे माशरे में ऐसा ही है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी जो है वो ये सोचता है कि मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन डीप इनसाइड वो बिलीव करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और बाकी सब गलत है ना। लेकिन अगर आप दुनिया के तरक्की याफ्ता माशरों की तरफ देखें तो वहां पे आपको नजर आता है कि एक मजहब के सब सेक्शंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि 3-4 मुख्तलिफ मजहब भी एक साथ रह पा रहे हैं, एंड दे हैव अटेन्ड दैट मैच्योरिटी कि जिसमें वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे बल्कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उससे माशरा एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां पे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो रिलीजन के ऊपर चला गया, ठीक है। और तमाम रिलीजन के लोग जो एक साथ रह रहे हैं, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि दिस पीस ऑफ लैंड इज एज होली टू अस एज एनीथिंग, और हम सब मिलके इसका दिफा करेंगे। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं हो पा रहा ना कि एक 90% मुसलमान या पता नहीं 93 पॉइंट समथिंग मुसलमान, लेकिन सब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने को तैयार, ठीक है। और इस पर्सपेक्टिव से अच्छा, अब बहरहाल जो पिछले 10 साल पुरानी जो इंसर्जेंसी थी वो तो कम हुई है, लेकिन और बहरहाल माशरा बेहतरी की तरफ तो जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को अकल आ रही है, शऊर आ रहा है, ठीक है। 2 मुल्कों की जंग जो पाकिस्तान में लड़ी जा रही थी वो कम होती जा रही है और लोग बिलीव करना शुरू कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन स्टिल एक बहुत तवील फासला जो है वो सफर होना है, जिसमें हम शायद हमारा माशरा ना इस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें और हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें, लेकिन डीप इनसाइड हम एक दूसरे को गलत ही जानेंगे। हमें उस लेवल पे पहुंचने की जरूरत है कि जब डीप इनसाइड हम एक दूसरे को सही जानने लगे। हमें जज ही क्यों करना है कि कोई सही है या गलत? भाई ये अल्लाह पाक फैसले कर लेंगे, या
पता चल जाएगा आगे जाके कि कौन सच था। अभी तो हम ये मान लेंगे यार हमारा बस चले तो सभी अच्छे हो जाए और सभी के लिए अच्छा फैसले हो जाए, है ना। तो इस चीज को कहते हैं सेलिब्रेट द डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस होंगे उसी वक्त जब डाइवर्सिटी होगी। डाइवर्सिटी के मतलब ये है कि जब तक आपस डाइवर्स किस्म के मुख्तलिफ नजरियात नहीं होंगे तो फिर तो डिफरेंस ही नहीं होगा। जब डिफरेंस नहीं होगा तो माशरा बनेगा ही नहीं, क्योंकि माशरे को, सोसाइटी को हर तरह की सोच के लोग चाहिए, ठीक है जी। हर तरह की फिजिकल स्ट्रेंथ के लोग चाहिए, हर तरह की मेंटल स्ट्रेंथ के लोग चाहिए। तो अगर ये सब एक जैसे हो जाएंगे ना तो माशरा इम्बैलेंस हो जाएगा। माशरे का बैलेंस, माशरे की खूबसूरती है यही कि मुख्तलिफ रंग के फूलों का गुलदस्ता हो, ठीक है, लेकिन वो सब एक साथ तो हो। होता ये है कि मुख्तलिफ रंग तो हो गए हैं लेकिन वो हर रंग एक दूसरे से मुंह फेरे हुए खड़ा है, ठीक है। तो सिनर्जी इज अबाउट के सब मिलके कॉमन कॉज के लिए बने। अब आप बोलेंगे कि जनाब जब हमारे बिलीफ सिस्टम ही अलग है तो कॉमन कॉज कैसे बनेगा? तो दिस होली लैंड इज दी कॉमन कॉज ना, ये तो सभी को चाहिए ना भाई। तो ये जो अल्लाह ताला ने खिता हमें दे दिया, तो दिस इज द बाइंडिंग फोर्स जिसके जरिए तमाम मज़ाहिब और तमाम सेक्स जो है वो एक जगह जमा हो सकते हैं। और ये तो हो गया एक जनरल पर्सपेक्टिव। अब आ जाइए एक स्मॉलर पर्सपेक्टिव, एक घर जिसमें दो भाइयों की आपस में नहीं बनती, या बहन भाइयों की आपस में नहीं बनती, या मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, तो वहां भी तो सिनर्जी चाहिए, वहां भी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही है ना, और एक दूसरे को की सपोर्ट नहीं है। ये मैं नहीं उठाऊंगा, ये वो उसने रखा था भाई ने, ये वो खुद उठा के रखेगा, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है जी। तो जो सिनर्जी है वो हमें इस माइन्यूट लेवल पे चाहिए, माइक्रो लेवल पे, घर के लेवल पे, और मैक्रो लेवल पे एक सोसाइटी भी चाहिए। देखिए सोसाइटी में सिनर्जी डायरेक्टली नहीं आ सकती, वो इंडिविजुअल घरों में आएगी तो इवेंचुअली वो पूरी सोसाइटी को कवर करेगी। अब वो जो इंडिविजुअल घरों में सिनर्जी का आना है वो ये है कि whenever there's an argument, and there would always be an argument because two people would definitely have different opinions, तो वो जब भी ये आर्ग्यूमेंट होगा तो उस वक्त हमने सोचना ये नहीं है कि हमने अपने आर्ग्यूमेंट को विन करना है, हमने समझना है, हमने पुअर लिसनिंग स्टाइल्स को जान छुड़ा के, क्योंकि हम विन विन सोच रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी लिसनिंग बेहतर कर ली है, वो जो 2 हैबिट्स हम पढ़ के आए थे, अब चूंकि वो बेहतर हो चुकी है तो इसलिए हम पहले सुनेंगे अगले की बात कि भाई आप, ये एक मसला है, तो ये मसला नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं और आप गैदर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका पर्सपेक्टिव सुनूंगा, और सिर्फ कान से नहीं सुनूंगा, जैसे हम बात कर चुके हैं, दिमाग, आंख, दिल, कान, सबसे सुनूंगा। उसके बाद मैं अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम देखेंगे कि हम दोनों के पर्सपेक्टिव में डिफरेंस क्या है और सिमिलर ग्राउंड क्या है, और फिर हम बैठ के सोचेंगे कि किस तरह हम एक ऐसा रास्ता निकाल लें जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है जी। तो आप इस सोच को कि जिस पर हम हमेशा ये तैयार हों कि हम एक ऐसे रास्ते को ढूंढना है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, जब इंसान का ये माइंडसेट बनता है तो वो ऑटोमेटिकली पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। वो दोस्तों में भी पॉपुलर होता है, वो घर में भी पॉपुलर होता है। एवरीवन स्टार्ट्स टू प्रेज because there's a person who is always there to listen. There's a person who's always willing to change himself, his argument, his attitude, and who's always willing to find a path in between. तो फिर वही बात हो गया, it's not your way, it's not my way, it's always the highway. इसकी बिल्कुल ही एक नई एग्जाम्पल ये हो सकती है कि आपको अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना था, सडनली अम्मा ने आपसे कहा कि मुझे वहां लेके जाओ, तब आप, अम्मा मैंने 4 दिन से प्रोग्राम बनाया था, आपको हमेशा उसी आखिरी वक्त याद आता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब एक है कि अम्मा को जाना है, एक है आपको जाना है, तो मिडिल वे क्या हो सकता है भाई? या आप कुछ ऐसा रखें कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं आपको ड्रॉप करते हुए चला जाऊं, वापसी पे आपको पिक कर लूं। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा अर्ली चला जाऊं, या आप थोड़ी अर्ली चली जाएं तो मैं आपको पहले ले जाता हूं, वापस छोड़ के मैं थोड़ा सा देर से अपने दोस्तों के साथ चला जाऊंगा। ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन, look at every problem as an opportunity to travel extra mile in that relation. ये लिखी हुई बात नहीं है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया
कि जब whenever there's a problem, it's actually an opportunity to strengthen the relation. बात समझ में आ रही? And that's how team grows. And फिजिकल बंद कर दी, ठीक है, that's ऑनलाइन क्लासेस कर दी, ऑनलाइन पेपर। ठीक है, that's how it's a team would grow and that's how synergy would be established. ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है जी। अब ये हमने 6 हैबिट्स पढ़ ली। ठीक है, हमने 3 हैबिट्स पढ़ी जो प्राइवेट विक्ट्री की थी। वो कौन कौन सी? बी प्रोएक्टिव, ठीक है जी, बिगिन विद द एंड इन माइंड यानी कि विजन, और पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट यानी कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाली थी। ये हमारी होती है प्राइवेट विक्ट्री, यानी कि ये हमने अपने आप को कॉन्कर कर लिया। फिर कॉन्कर द वर्ल्ड में हमने 3 हैबिट्स पढ़ी। वो कौन कौन सी पढ़ी? जिसमें हमने कहा थिंक विन विन, फिर हमने कहा क्या कहा भाई? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, और फिर हमने पढ़ी सिनर्जाइज। ठीक है जी। ये जब 6 हैबिट्स हो गई तो ये हमारी पब्लिक और प्राइवेट विक्ट्री पूरी हो गई। अब इससे हमने अपने आप, अगर वाकईतन ये 6 चीजें हमारे दिल में उतर जाएं तो हमने अपने आप को भी कॉन्कर कर लिया और हमने इस दुनिया को भी कॉन्कर कर लिया। ठीक है, लेकिन अब इससे आगे बात ये होनी है कि अगर हम इन्हें भूल जाएंगे और अगर इन पे फोकस नहीं करेंगे तो ग्रेजुअली स्लोली बट श्योरली हम ये चीजें भूलने लगेंगे। तो इसलिए हमें मुस्तकिल इस बात को जहन में रखना है, हमें मुस्तकिल इस बात को जहन में रखना है और इन चीजों को याद दहानी के तौर पे सुनते रहना है ताकि हमारे रूटीन से ये चीजें बाहर ना हो जाएं। ठीक है, मैंने उस दिन भी एग्जांपल दे रहा था मंडे वाली क्लास में कि मैं ये असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड कर रहा था मंडे को। तो रैंडी पॉश का जो लेक्चर, जिसको मैंने शायद कोई 20-25 दफा सुना होगा पूरा तफसील से, तो वो मैंने लिंक कॉपी करना था तो वो मैंने उसको गूगल किया तो वो प्ले भी हो गया। तो मैं वो सुन भी रहा था, बहुत अरसे बाद सुन रहा था, बहुत अरसे का मतलब कोई 4 साल बाद या 3 साल बाद ऐसे कुछ। तो एक चीज आई जो कि मैं भूल गया था और मुझे रिमाइंडर हुआ कि यार देखो, दिस इज मिसिंग नाउ इन माय लाइफ। जिसमें वो एक जगह कहता है कि whenever you are coming in an argument, whenever you are gathering, whenever you are into a discussion, bring something to the table. Bring something to the table का मतलब है कि you will be more welcomed if you are bringing something for the people who are sitting on the table. It may be an idea, it may be a physical object, it may be a smile, it may be a joke. Bring something to the table that would make you welcomed by those people who are sitting on the table. तो मैंने कहा कि देखो ये इतनी छोटी सी बात है लेकिन ये बिल्कुल it has kept my mind for last 2-3 years. तो इनको मुस्तकिल दिमाग में रखना है। अब हमारे यहाँ तो बड़ा आसान है जी। हमारे यहाँ क्यों बस आसान है कि बीइंग ए मुस्लिम हमें अब जैसे किताब कहती है ना, वो कहती है 4 एरियाज में आपने अपने आप को इम्प्रूव करना। वो कौन कौन से एरिया कहती है भाई? सबसे पहले तो हो गई आपकी बॉडी, हम भी यही कहते हैं ठीक है जी, ये शार्पन द सॉ भाई, क्या हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स, जिम जाना है, हेल्दी रूटीन रखना है। हम ये कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होगा। तो वी रियली बी फोकस एंड वी रियली बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर द बॉडी वी हैव बीन गिवन एंड वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। और ऐसी तमाम चीजें इस्तेमाल ना करें, ऐसी तमाम हैबिट से रुकें जो इस बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं। राइट, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। दूसरी चीज ये हो गई कि हमारा माइंड, अब हमारे माइंड में हमारी सारी स्किल सेट हो गया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। 1 साल में मैं कितना टेक्निकली बेहतर हुआ, क्या आई एम गेटिंग ए बेटर प्रोग्रामर, क्या मेरी कोई मोबाइल ऐप की स्किल मैंने डेवलप कर ली, कोई वेब ऐप की स्किल डेवलप कर ली, कोई नया टूल मैंने सीख लिया, क्या मैं अब बेहतर अंग्रेजी बोलने लगा हूँ, मेरी बात करना बेहतर हो चुका है, व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, है ना। ये सारी कैपेबिलिटीज, ये सारी चीजें जो मेरी प्रोफेशन से मुताल्लिक हैं, जो मेरी स्किल सेट से मुताल्लिक हैं, ये सब कहाँ पे आ जाएंगी कि मैं अपने ब्रेन से को बेहतर कर रहा हूँ, आई एम ट्रेनिंग माय माइंड। उसके बाद तीसरी चीज हो गई हार्ट। अब हार्ट के अंदर तमाम इमोशनल स्ट्रेंथ आ गई, कैरेक्टर बिल्डिंग आ गई, सच को सच, गलत को गलत कहना, गलत करके पशेमान होना, चैन ना आना, कैरेक्टर बिल्डिंग, इमोशनल स्ट्रेंथ, खुशी को कैसे
कैसे बिहेव करना है, गम में कैसे बिहेव करना है, ये सब कहाँ आ जाएगा? अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, ये आप लोगों की एज में इस बिग कंसर्न्स के लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स का डेवलप होना, उसको कैसे इस माशरे के मुताबिक मैच्योरली हैंडल करके किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो ये सब चीजें जो कि नेचुरली आप फील करेंगे, और आप एज यू आर गोइंग ओल्डर तो वो आप फील कर रहे होंगे 3-4 साल से, लेकिन उसको उन एनर्जीज को डायरेक्ट करना और उनको बेहतर बनाना, ये सब हो गया आपका हार्ट। आखिरी में जो ये बोल देते हैं वो सोल बोलते हैं। अब हमारे लिए तो सोल कोई और चीज है ना, मतलब इनके पास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई सोल पे कैसे काम करे ना, रूह पे। हम रूह की बात नहीं करते। एज यहाँ पे हमारी इस वक्त 8 लोग कनेक्टेड है। आप में से हाउ मेनी ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू कैन गिव मी अ हैंड रेज नॉन मुस्लिम हियर? क्योंकि आगे जो गुफ्तगू होनी है, चूंकि 99.9% बच्चे मुसलमान हैं, तो मैं उस एंगल पे बात करना चाहूंगा फॉर अगले 3-4 मिनट 5 मिनट, ठीक है? तो हमारे लिए तो सोल का अच्छा, और अगर है कोई तो यू नीड, इफ यू डोंट वांट टू डिक्लेयर, तो आप अपने बिलीफ्स को पे रहिए। हमारी जो ये गुफ्तगू हो रही है वो 99.9% बच्चों के लिए है कि भाई सोल, हमारे लिए सोल कोई चीज नहीं, हमारे लिए रूह से अटैचमेंट कोई चीज नहीं है। हमारे लिए अटैचमेंट किससे है भाई? सोल से। सोल से नहीं है, हमारी अटैचमेंट है अल्लाह से, ठीक है जी, उसका क्रिएटर। अब इस बात को हमने 3 ऐसी क्वालिटीज हैं जिसको हमने बार बार अपने आप से भी बोलना है, अपने घर वालों से भी बोलना है, अपने दोस्तों से भी बोलना है। क्यों बोलना है? कि वो हम भी सुनते रहे और हमारा बिलीफ उस पर बढ़ता जाए। एक है बोलना और एक है वाकई यकीन दिल में उतरना। ये 2 अलग अलग बात। अब ये जो 3 बातें हैं, ये कोई आपने 1 लाख दफा सुनी होंगी दुनिया में, लेकिन क्या वाकई हमारा इस पे बिलीफ हो गया है? क्या हमारी जिंदगी जो गुजर रही है वो ये साबित करती है कि हमारा इस पे बिलीव है? असल बात है ये, एक है जुबान से कहना, एक है दिल से कहना। देयर इज अ डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? ऑल ऑफ यू आर विद मी? यस सर। वो तीन जुमले क्या है? वो 3 जुमले ये हैं। पहला जुमला कि भाई अल्लाह इज द क्रिएटर, अल्लाह खालिक है। अब ये कोई नई बात है? ये बात हमने 1 लाख दफा तो सुनी होगी ना, अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक है। लेकिन इसका बिलीफ क्या है? इसका बिलीफ ये है कि मेरी आंख जो कुछ देख रही है, मेरी कान जो कुछ सुन रहे हैं, मेरे जो 5 सेंसेशंस हैं, वो जो कुछ महसूस कर रही हैं, वो जो कुछ मुझे दिख रहा है, जो कुछ नहीं दिख रहा, इस सब का खालिक अल्लाह है, राइट? तो आग से लेके पानी, दरिया से लेके पहाड़, दरख्त से लेके कोरोना वायरस का खालिक भी अल्लाह है, राइट? तमाम बीमारियां, तमाम सॉल्यूशंस, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, इसका खालिक कौन है? अल्लाह। तो ये बिलीफ मेरे अंदर आ गया। सेकंड कि भाई अल्लाह मालिक भी है, सिर्फ खालिक नहीं है, मालिक है। मालिक कौन होता है? जिसका कंप्लीट कंट्रोल हो, एब्सोल्यूट कंट्रोल, है ना? तो एब्सोल्यूट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो खालिक है वो उसने सिर्फ तख्लीक करके छोड़ नहीं दिया, उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल है। आग का काम है जलाना, राइट? खालिक ने बनाया आग को जलाने के लिए, लेकिन मालिक ये चाहे कि आग ना जलाए तो वो नहीं जलाएगी, राइट? तो हमारा ये बिलीव है कि आग ना जलाए, पानी ना डुबाए, खाने से पेट ना भरे, पानी से प्यास ना बुझे, अल्लाह जब चाहे ऐसा कर सकते हैं, और अल्लाह ने करके दिखाया, है ना? बात समझ में आ रही? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में ना जलना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पानी में ना डूबना, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली में जिंदा रहना, एंड व्हाट नॉट। और हम तो अपनी आंखों से देखते हैं कि अल्लाह पाक इज्जत की तमाम चीजें उसमें जिल्लत देते हैं, जिल्लत में इज्जत देते हैं। कौन पूछने वाला, राइट? तो अल्लाह मालिक है। और तीसरी चीज क्या है जनाब? कि अल्लाह राज़िक है। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं खिला सकता, ठीक है? अब्बा जो है उनकी जॉब से वो नहीं हो रहा, घर नहीं चल रहा, अल्लाह चला रहे हैं, है ना? तो जब ये बिलीफ सिस्टम हमारा, ये हमारा शार्पन द सॉ है फॉर द सोल, ये 3 बातें हमारी हो जाता है।
अब ये बातें अंदर नहीं उतरती, ठीक है, ये बातें अंदर नहीं उतरती, इसलिए जिस हम रिस्क के पीछे भाग रहे हैं। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कर रहा। मैंने मंडे को भी ये एग्जांपल दी थी कि मेरे जो रिसर्च ग्रुप्स हैं इंटरनेशनली, तो उसमें एक रिसर्च ग्रुप है जो स्टैनफोर्ड का है, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो उनकी मीटिंग आमतौर पे रात में 3, साढ़े 3, 4 बजे हो रही होती है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है यार 4 बजे उठना। जिस दिन मीटिंग हो 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में 1 दफा हो रही होती है, मैं तो आई एम एज ग्लैड एज एनीथिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है वो जो काला है ना स्टैनफोर्ड का, MIT PhD, तो उसके साथ काम करना मेरे रिज्यूमे को 4 चांद लगा देगा, है ना। और it will bring me more honor, and the honor would eventually get me more money. ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। यस सर। लेकिन मेरा ये यकीन क्यों नहीं बन पा रहा कि भाई वो जो 4 बजे वे जो सबका खालिक मालिक राज़िक है वो पहले आसमान पे है, वो उससे कह रहे हैं मांगो क्या चाहिए भाई, खालिक तुझे क्या टेंशन है, बता मुझे। लेकिन आई बिलीव मोर ऑन दैट स्टैनफोर्ड काला देन द ऑलमाइटी। जी सर बिल्कुल, है ना। तो वो उसका मुझे बड़ा मुश्किल लगता है यार, बहुत ही मुश्किल लगता है, बल्कि इम्पॉसिबल की हद तक मुश्किल लगता है। लेकिन जिस दिन मीटिंग हो उस दिन कुछ मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो आंखों देखे पे चल रहा है। इसकी एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल है, किसी ने मुझे दी थी, आई वुड लव टू शेयर। ये मैं मंडे को मुझे याद नहीं आई, अभी आप लोगों के लिए याद आई। उन लोग कहते हैं कि एक ना साहब ना मछली में कांटा डाल के ना बैठे हुए फिशिंग कर रहे थे, जैसे हम और आप जाते हैं फिशिंग करने, तो वो कांटा नीचे होता है, उसके अंदर ना कुछ ऐसी चीज होती है जो मछली को पसंद होती है ना, फॉर विच द फिश वुड बाइट, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो वो कांटे डाले बैठे हुए थे, तो एक मछली आई, वो उसको ना बाइट करने जा रही थी, तो एक दूसरी मछली आई जो कि अक्लमंद थी। उसने उसको समझाया कि देखो ये जो फ्लैशी स्टफ तुम्हें बहुत जूसी और बहुत अच्छा सा लग रहा है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा कांटा है। जब तुम इसको बाइट करोगी तो ये कांटा तुम्हारे हलक में उतर जाएगा और फिर ये शख्स तुम्हें पानी से खींच के निकाल लेगा और फिर तुम्हारे टुकड़े, तुम्हारी खाल उतार देगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा और तुम्हें तब चलते हुए तेल में डाल देगा और उसके बाद तुम्हें अपने दांतों से चबा दबा के खा जाएगा। पता है दूसरी मछली ने क्या जवाब दिया? उसने कहा भाई उसने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, जो कुछ तुम कह रहे हो ना मुझे नहीं दिख रहा, जो मुझे दिख रहा है वो एक बहुत ही लजीज चीज है जिसे मैं हमेशा से लेना चाहता था और मैं तो उस पर यकीन करता। So that's exactly what is happening with me. ठीक है ना भाई? यस सर। तो जो दिख रहा है उस पे यकीन है और जो वादे हैं उन पे यकीन नहीं हो। तो बस यहाँ पे हम बात खत्म कर लेते हैं। इन 4 एरियाज में हमें इम्प्रूव करना है। सोल का मतलब हमारे लिए जो था उस पर हमने गुफ्तगू कर ली। हार्ट का मतलब हमारी इमोशनल कैरेक्टर स्ट्रेंथ, ब्रेन का मतलब हमारी कैपेबिलिटीज, स्किल्स एंड मैच्योरिटी और बॉडी का मतलब हमारी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ, जिसमें स्लीपिंग रूटीन, डाइट रूटीन एंड ये सब कुछ आ जाता है। और राइट पीपल, तो शार्पिंग द सॉ का मतलब है हमें इन 4 एरियाज में मुस्तकिल अपने आप को इम्प्रूव करना है या कम से कम फोकस रखना। ऑलराइट जी, एक दफा बता। ब्रेन इज अबाउट एस्टैब्लिशिंग कैपेबिलिटीज, स्किल। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप बेहतर क्रिकेट खेलने लगे, आप एक नई शॉट डेवलप करें। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं तो आप नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। अगर आप गाना गाते हैं तो आप एक नया राग को प्रैक्टिस कर लें। समझ रहे हैं? अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो आप एक नई तरह की बिरयानी बनाना शुरू कर दें। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यू नो। ओके सर। ऑलराइट पीपल, थैंक यू वेरी मच। इन बातों को जरा गौर कीजिएगा प्लीज, ठीक है? यस सर। सर ये फाइल कब तक अपलोड हो जाएगी? कौन सी फाइल? ये पावर पॉइंट वाली। आज इंशाल्लाह, ठीक है? ओके सर।
All right, people. Take care. Allah Okay, Hafiz. sir. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.